वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10वीं के लिए जो मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो हम पाठ संख्या 16 के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पाठ में से 3 सवाल पूछे जाएंगे और तीनों सवाल एक एक नंबर के होंगे, जैसा कि बोर्ड पैटर्न में दिया हुआ है। एक प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछने की इसकी संभावना है, वो प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कौन कौन सी है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख चुनौतियां एक तो है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति या महंगाई, दूसरी है गरीबी और तीसरी है बेरोजगारी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। तो हमारा जवाब होगा एक तो होगा मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति या विषय महंगाई भी, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में काम लेते हैं वो सब। दूसरी है गरीबी और तीसरी है बेरोजगारी। ये एक नंबर का सवाल। आगे हम देखें तो जैसे मूल्य वृद्धि के बारे में प्रश्न पूछे कि मूल्य वृद्धि की परिभाषा क्या है, तो सामान्य कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को मूल्य वृद्धि या महंगाई कहते हैं। वस्तु या जो सेवाएं हैं उनका जो कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर में जो होने वाली जो सतत वृद्धि, लगातार जो वृद्धि होती जा रही है उनकी कीमतों में, उसे हम क्या कहा गया है? महंगाई या मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के रूप में हमें जानते हैं। अब ये मूल्य वृद्धि जो है इसका संबंध किससे? तो इसके लिए क्या प्रश्न है कि मूल्य वृद्धि का संबंध जो है किस प्रकार की वस्तुओं से। तो मूल्य वृद्धि का संबंध अनेक वस्तु समूह में होने वाली कीमत वृद्धि से है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि को हम महंगाई नहीं कह सकते। अनेक जो वस्तुएं या वस्तुओं का जो समूह है उनमें अगर वृद्धि होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि या महंगाई कहते हैं। जैसे हम बाजार गए और बाजार में हम जैसे सब्जी खरीदते हैं, हमें सब्जी की कीमतों में 2-4 हो से वृद्धि देखने को मिलती है। हम बाजार गए और बाजार से हम जो सब्जी खरीद रहे हैं वो 5-7 दिनों से हम देखते हैं कि बाजार में सब्जी की कीमतों में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अखबार व न्यूज चैनल ये बताते हैं कि महंगाई जो है वो स्थिर है या महंगाई में कमी आ रही है। कहने दो स्थितियां हैं कि बाजार में सब्जी की कीमतों में वृद्धि देखने को प्राप्त होती है, लेकिन अखबार और न्यूज चैनल बताते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है। या फिर हम ये देखें कि बाजार में सब्जी की कीमतों में क्या हो रही है? कमी, लेकिन अखबार और न्यूज चैनल बता रहे हैं कि महंगाई में क्या हो रही है? वृद्धि। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्जी जो वो एक ही वस्तु है, ऐसा थोड़ी बाजार में सिर्फ सब्जी बिकने को आ रही है, और भी तो कई प्रकार की वस्तुएं, उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। सिर्फ किसमें वृद्धि हो रही है? सब्जी में वृद्धि हो रही है। अभी जो पिछले प्रश्न बताया उससे संबंधित है कि एक वस्तु की कीमत में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को मूल्य वृद्धि या महंगाई से नहीं जोड़ सकते। अनेक वस्तु या वस्तुओं के समूह में होने वस्तुओं के समूह की कीमतों में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि या महंगाई कहते हैं। अब आगे देखें। आगे अगर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करें, मुद्रास्फीति का
मापन करने वाले सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किन सूचकांकों की सहायता से मुद्रा की स्थिति का मापन किया जाता है। 3 प्रकार के प्रमुख सूचकांक हैं। कौन कौन से? थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है राष्ट्रीय अपस्फीति, और तीसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो हमारा प्रश्न क्या है कि मुद्रा स्थिति का मापन करने वाले प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय अपस्फीति सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा स्थिति का मापन करने वाले प्रमुख सूचकांक कौन से? इनकी सहायता से हम मुद्रा स्थिति या महंगाई के क्या करते हैं? मापन, क्योंकि मापन करना जरूरी है। महंगाई जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उसका मापन करना क्या है? जरूरी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है? भारत में मुद्रा स्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत में मुद्रा स्फीति का मापन हेतु किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? थोक मूल्य सूचकांक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम आगे बात करें तो आजादी के बाद में भारत में भी अलग अलग समय पर मुद्रा स्थिति का मापन किया गया है, मुद्रा स्थिति या महंगाई को मापा गया है। तो हम अगर आगे बात करें तो देखें 1950 के दशक में 1950 के दशक में भारत में मुद्रा स्थिति 1.7% रही। मतलब महंगाई कितनी थी? 1.7%। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आजादी के समय या 1950 के दशक में भारत में मुद्रा स्थिति कितनी थी? 1.7%। अभी जो मापन किया गया है वो किया गया 2001 से 2010-11 इनके मध्य इस दशक में भारत में मुद्रा स्फीति 4.7% रही। मतलब आजादी से लेकर अब तक भारत में मुद्रा स्फीति लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। महंगाई में लगातार क्या हो रही है? बढ़ती। ये तीनों ही चारों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मुद्रा स्फीति से कि मुद्रा स्फीति का मापन करने वाले सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय अपस्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रा स्फीति का मापन हेतु कौन सा सूचकांक काम में लिया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक काम में लिया जाता है। 1950 के दशक में भारत में मुद्रा स्फीति की दर कितनी थी? 1.7%। 2001 से 2011 के मध्य भारत में मुद्रा स्फीति की दर कितनी रही? 4.7% रही। अब जैसे मुद्रा स्फीति से होने वाली हानियां, मुद्रा स्फीति से होने वाली हानियां, तो प्रश्न पूछता है मुद्रा स्फीति या महंगाई या मूल्य वृद्धि से होने वाली कोई एक हानि बताइए या दो हानियां बताइए। तो प्रमुख हानियां कौन कौन सी है कि मुद्रा स्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। ये एक सर्व प्रमुख हानि है कि मुद्रा स्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रा का मूल्य क्या है? मुद्रा के मूल्य का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, किसी वस्तु को खरीदने की शक्ति मुद्रा की, उसमें क्या जाती है? कमी। जैसे 1 किलो जो चीनी है उसके 100 रुपए लगते हैं। मान लो महंगाई बढ़ गई हो, महंगाई क्या हो गई हो? बढ़ गई हो, और अब 1 किलो चीनी के जो हैं वो 150 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 150। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या आ गई? कमी। कैसे? इससे समझे आप कि पहले 100 रुपए में 1 किलो चीनी आ रही है, ये इस 100 रुपए मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी थी? 1 किलो चीनी।
अब जो है 150 रुपए में अर्थात मुद्रा हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, फिर भी जो क्रय शक्ति है वो कितनी है, 1 किलो, मतलब कमी है। ये है मुद्रा के मूल्य में कमी का आना। तो मुद्रास्फीति या मूल्यवृद्धि या महंगाई के कारण मुद्रा के मूल्य में क्या आती है, कमी। अगर हम अगली हानि की चर्चा करें तो निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले व मजदूरों की बचत में कमी आती है। ये मुद्रास्फीति से होने वाली दो प्रमुख हानियां हैं। मुद्रास्फीति के बारे में अगर हम आगे चर्चा करें और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है, प्रश्न पूछ लिया कि मुद्रास्फीति के कोई 2 कारण या कोई 3 कारण बताइए, तो मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो हम अगर पहले कारण की बात करें तो कृषिगत व औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की धीमी वृद्धि पहला कारण यह है कि कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद और उद्योगों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनका उत्पादन धीमी गति से हो रहा है। बाजार में इनकी जितनी मांग है उतनी मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही, इनका उत्पादन कम गति से हो रहा है। तो बाजार में जब जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उस वस्तु की कमी रहेगी, वो कमी होने की वजह से उसकी कीमतों में क्या होगी, वृद्धि। एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। एक प्रमुख कारण यह भी है महंगाई बढ़ने का कि मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि भी क्या होती है भाई। अगर मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है तो ये ज्यादा जो वृद्धि है ये अधिक जो कम मांग वाली है उनके पीछे तेज गति से दौड़ेगी, वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी बाजार में और उनका उत्पादन कम हो रहा है, इस वजह से उनकी कीमतों में क्या होती है, वृद्धि। तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, सरकार के द्वारा अधिक खर्च होना भी, सरकारी खर्च धन का अधिक खर्च होना भी मुद्रास्फीति में वृद्धि का एक प्रमुख क्या है, कारण है। अन्य कारणों में देखें तो महंगे आयात, सरकार के द्वारा जो आयात किया जा रहा है वस्तुओं का वो महंगे होने की वजह से क्या होता है, वृद्धि होती है। आगे बात करें तो ये मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण हैं। इनके बाद में अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के उपाय। पहला उपाय है मौद्रिक उपाय। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कोई 2 या 3 उपाय बताइए, तो पहला उपाय है मौद्रिक उपाय। इस मौद्रिक उपाय से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए जाते हैं, अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय किसके द्वारा अपनाए जाते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा। तो भारतीय केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, आरबीआई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश के केंद्रीय बैंक का नाम तो क्या लिखेंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। इन मौद्रिक उपाय के तहत कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, तो सबसे पहले मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, नंबर 2 मौद्रिक। दूसरा
सहायक की उपलब्धता को बढ़ाना, मुद्रा की मात्रा व सहायक तो दोनों को बढ़ाना। दोनों को बढ़ाने से क्या होगा कि समग्र पूर्ति में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, समग्र पूर्ति में वृद्धि की जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का पहला उपाय मौद्रिक उपाय। ये मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख विषय क्या है? मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना, सहायक की उपलब्धता को बढ़ाना और समग्र पूर्ति में क्या करना? वृद्धि करना। ये मौद्रिक उपाय। अगला हम अगर मुद्रास्फीति के नियंत्रण की उपायों की बात करें तो अगला उपाय है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए ये जो उपाय है ये किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए राज्य के उपाय किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारा जवाब क्या होगा? सरकार। सरकार इन राजकोष के उपायों को अपनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसमें क्या होता है? करारोपण संबंधी नियम बनाए जाते हैं, सार्वजनिक व्यय संबंधी नियम बनाए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, सार्वजनिक व्यय का जो उच्च स्तर है उसे कम करने की कोशिश की जाती है और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके समग्र मांग को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात उसमें कमी लाई जाती है। समग्र मांग को नियंत्रित किया जाता है और समग्र पूर्ति को बढ़ाया जाता है। ये सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख राजकोषीय उपाय। अगर हम अन्य उपायों की बात करें और कौन के उपाय हो सकते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के, तो अधिक मांग वाली वस्तुओं का आयात करके, जिन वस्तुओं की देश में ज्यादा मांग है और अगर उनकी पूर्ति देश में कम हो रही है तो ऐसी वस्तुओं का अधिक से अधिक क्या किया जाएगा? आयात किया जाएगा और उस पूर्ति को बढ़ाया जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकारी जो कीमतें उसमें कमी करके भी हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये थे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय। अब भारतीय कर समक्ष उत्पन्न जो अगली चुनौती है, मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन कर लिया। 3 प्रमुख चुनौतियां थी भारतीय कर समक्ष। कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति, दूसरी थी गरीबी और तीसरी है बेरोजगारी। मुद्रास्फीति के बारे में मैंने पढ़ा, मैं तो प्रश्न कौन हो सकते हैं? अगला है गरीबी। सबसे पहले तो गरीबी कहते किसे? तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताएं, वैसी ऐसी आवश्यकताएं जो जीवन जीने के लिए उनकी कम से कम मात्रा तो उपलब्ध होनी चाहिए, तो उसका न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पे अगर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? गरीबी कहलाएगी। गरीबी का जो संबंध है वो हम सामान्य रूप से किससे लेते हैं? सामान्य रूप से गरीबी का संबंध किससे? आर्थिक अपवेचन। तो प्रश्न पूछ सकता है कि आर्थिक अपवेचन का क्या अर्थ है? तो आर्थिक अपवेचन का मतलब है धन व संपदा की कमी। आर्थिक अपवेचन का मतलब क्या हुआ? धन व संपदा की कमी। तो धन व संपदा हम गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास धन व संपदा की कमी है वो व्यक्ति हमारी नजरों में क्या है? गरीब। और जिसके पास इसकी कमी होगी वो न्यूनतम आवश्यकता को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे गरीबी के प्रकार। 1 नंबर का डायरेक्ट प्रश्न कि गरीबी के प्रमुख प्रकार बताइए। तो हमारी किताब में गरीबी के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। एक है निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं।
तो गरीबी के दो प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा, जो गरीबी की परिभाषा ठीक पड़ी थी वही क्या है, निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा है। तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता है, न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता है, कैसी गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी। कैसी गरीबी है, निरपेक्ष। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता, उसे क्या कहा गया है, निरपेक्ष गरीबी। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा अविकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है, अविकसित राष्ट्रों में मिलती है। प्रश्न क्या पूछे कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा किन देशों में अधिक पाई जाती है, तो हमारा जवाब क्या होगा, विकसित देशों में। अगर ये प्रश्न पूछ लिया कि भारत में गरीबी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, निरपेक्ष गरीबी, क्योंकि भारत भी कैसा देश है, विकसित देश है। तो अगर भारत में गरीबी के जिस अवधारणा या जिस स्थिति की बात की जाती है, तो वो गरीबी कौन सी है, निरपेक्ष गरीबी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला गरीबी का प्रकार जो है दूसरा, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी किसे कहेंगे, समाज या राष्ट्र में विभिन्न वर्गों में आय या धन या उपभोग वे की सापेक्षिक असमानताओं का माप सापेक्ष गरीबी कहलाती है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुने कि समाज या राष्ट्र में विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग वे की सापेक्षिक असमानताओं का माप क्या कहलाती है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक देश है, मान लो 4 पड़ोसी हैं, ए बी सी और डी। ये चारों ही अमीर हैं, ये चारों ही धनवान हैं, लेकिन इस ए की जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय वो कितनी है, 10 लाख रुपए। बी की वार्षिक आय कितनी है, 15 लाख रुपए। सी की वार्षिक आय कितनी है, 12 लाख रुपए। और डी की वार्षिक आय कितनी है, 20 लाख रुपए। ये चारों ही धनवान हैं। ए साल के 10 लाख हमारा, बी 15 लाख, सी 12 लाख और डी 20 लाख। चारों ही धनवान, लेकिन हम क्या कहेंगे कि ए धनवान है, लेकिन ए के सापेक्ष ज्यादा धनवान कौन है, बी है। ये 5 लाख ज्यादा कमा रहा है। ये किसी के सापेक्ष तुलना करना, वो क्या का है, सापेक्षिक सापेक्ष गरीबी कहलाती है। सापेक्षिक असमानता है नहीं है, एक दूसरे के मध्य आय की क्या है, असमानता है। तो ये है सापेक्ष गरीबी। बी जो है वो ज्यादा अमीर है, किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, क्योंकि सी की जो आय है वो बी की तुलना में क्या है, कम है। तो ये भी अमीर है, लेकिन इस बी की तुलना में क्या है, कम है। बी अमीर है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। बी जो है उसकी वार्षिक आय 20 लाख कम है, लेकिन वह ए बी और सी तीनों के सापेक्ष ज्यादा क्या है, अमीर है। तो आय या धन की जो सापेक्षिक असमानता का माप है वो कौन सी गरीबी है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। सापेक्ष गरीबी का एक अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है कि सापेक्ष गरीबी की स्थिति, सापेक्ष गरीबी की स्थिति
विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा तो कौन से देशों में थी? अविकसित देशों में। और विकसित देशों में कौन सी गरीबी पाई जाती है? सापेक्ष गरीबी। अगर यह पता जाए कि विकसित राष्ट्र में गरीबी की कौन सी स्थिति पाई जाती है तो हमारा जवाब क्या होगा? सापेक्ष गरीबी। अब है भारत में गरीबी का माप। इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। पहला क्वेश्चन, भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि देश में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा कब किया गया? 1868 अर्थात 1868। अगर हम इसके आगे चर्चा करें तो 1962 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया। यह अध्ययन किसका किया? इसने गरीबी का अध्ययन दल का गठन किया गया। तो योजना आयोग द्वारा गरीबी के लिए अध्ययन दल का गठन कब किया गया? 1962 में। अगर हम आगे चर्चा करें 1971 में वी.एम. दांडेकर व नीलकंठ रत्न ने गरीबी की कसौटी को परिभाषित किया। मतलब 1971 में वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रत्न ने गरीब किसे कहेंगे, गरीबी की स्थिति कौन सी है, उसके बारे में उन्होंने बताया। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है? 1979 में वाई के अलग कमेटी ने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है? 2100 कैलोरी प्रतिदिन। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से प्रतिदिन कम व्यय करता है या उपभोग करता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। ये एक स्तर तय कर दिया गया। अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन या इससे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को व्यक्ति उपभोग करता है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है? 2100 कैलोरी प्रतिदिन। अगर भारत में गरीबी मापन के नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो सबसे नवीनतम आंकड़े सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो इन्होंने क्या माना है? सुरेश तेंदुलकर व सी रंगराजन ने गरीबी मापन हेतु उपभोग व्यय को आधार माना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सुरेश तेंदुलकर व सी रंगराजन ने गरीबी मापन हेतु किसे निर्धारित किया है? तो हम क्या कहेंगे? उपभोग व्यय को आधार माना है। इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी इस वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आप हीरो स्टडी बोर्ड चैनल को लगातार देखते रहिए।
कईयों ने प्रश्न किया है कि छठे और आठवें पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताइए। तो छठे पार्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता चुका हूँ, आप पीछे के जो वीडियोज हैं उनको देखें। धन्यवाद।